इंटीग्रेशन का सेकेंड लेक्चर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने मैक्सिमम सारी बातें लगभग बता दी थी कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, और मैंने आपको बताया था कि सिग्मा का यूज हम कब करते हैं और इंटीग्रेशन का यूज कब करते हैं। तो सिग्मा बेटा यूज होता है फॉर डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और इंटीग्रेशन की बात हम करते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इंटीग्रेशन के यूज करते हैं और सिग्मा यूज करते हैं फॉर डिस्क्रीट अपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। सिग्मा एन की वैल्यू हमने डिस्कस कर लिया था, n इंटू एन प्लस 1/2। सिग्मा एन स्क्वायर कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 के इक्विवेलेंट होता है। ये सारा हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। तो बस आज और लास्ट आपका ये देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे कहा जाए, समझना बेटा, जैसे आपसे कहा जाए कि लेट अस सपोज हमारे पास एक थिन रॉड है। ये देखिए एक थिन आपका रॉड है, थिन रॉड, दिस इज आपका थिन रॉड। जब भी कहा जाए थिन रॉड है तो पूरा का पूरा जो मास है वो लेंथ में स्टोर होगा। थिन रॉड का मतलब इसका थिकनेस टेंड्स टू 0। वैसे तो आपका पतले से पतला वायर भी होगा, उसका भी तो कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगा, लेकिन कभी भी कहा जाए थिन रॉड मतलब थिकनेस टेंड्स टू 0, तो पूरा का पूरा मास बताइए किसमें स्टोर होगा, लेंथ में। तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब आपसे पूछा गया कि भाई इस रॉड का, थिन रॉड का टोटल मास हमें कैलकुलेट करना है, टोटल लेंथ हमें कैलकुलेट करना है बाय इंटीग्रल मेथड। हमें आपको बेसिक सिखाना है अभी। तो बताओ इसका टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे, बाय इंटीग्रल मेथड, और टोटल मास कैसे निकालेंगे। हालांकि इसका मास गिवन है m और लेंथ कितना बेटा, m, लेंथ l है, लेकिन हमें इसका टोटल मास, टोटल लेंथ कैलकुलेट करना बाय इंटीग्रल मेथड। तो देखिए फिजिक्स का पहला स्टेप ये है कि जब भी कोई मास का डिस्ट्रीब्यूशन अगर कंटिन्यूअसली हो रहा है तो वहां पर ऐसा विजुलाइज करिए कि हमारे पास एक प्यारी सी कैंची है, और कैंची से बताइए यहां से लेकर के यहां तक कितने डिफरेंशियल एलिमेंट्री में कट कर सकते हो। इनफाइनाइट मतलब ढेर सारे डिफरेंशियल एलिमेंट्री में कट करने का विजुलाइज कर सकते हो। तो आप यहां से देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है बेटा, कंटिन्यूअस है। और जब हमने बताया कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है तो हम किसका यूज करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो अब बताइए कैंची से यहां से लेकर के यहां तक कितने डिफरेंशियल एलिमेंट्रिया कट कर सकते हो। ढेर सारे डिफरेंशियल एलिमेंट्रिया हम कट कर सकते हैं। उनमें से जो आपने ढेर सारे डिफरेंशियल एलिमेंट्रिया कट किए हैं, कट करने का विजुलाइज किया है, उनमें से एक जनरल अगर मैं ये कहूं कि x से आपने dx से छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट्रिया अपना से कट किया, और इस dx के छोटे से डिफरेंशियल एलिमेंट्रिया में डिफरेंशियल मास कितना बेटा, dm। अब आप बताइए कि यहां से लेकर यहां तक dx कितने, बहुत सारे dx। तो अगर एक dx को पकड़ के हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो हमें तो टोटल लेंथ अपना से निकल आएगी। क्या निकल आएगी, टोटल लेंथ निकल आएगी। तो अगर मैं यहां से कहें कि टोटल लेंथ बताओ कितना होगा, तो टोटल लेंथ की वैल्यू यहां से बेटा ये आ जाएगी, टोटल लेंथ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब देखिए x की लिमिट लगेगी कहां से, हम डिफरेंशियल एलिमेंट्री कट करना है, यहां से विजुलाइज करना चाहते हैं, यहां से डिफरेंशियल एलिमेंट्री यहां से कट करना है। तो यहां से मतलब x की वैल्यू कितना, 0, और x की वैल्यू बढ़ते 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 कहां तक जाएगी, l तक। तो बताओ लोअर लिमिट कितनी होगी, x इक्वल टू कितना, 0, और अपर लिमिट कितनी बेटा, l। तो इंटीग्रेशन dx आप जानते हैं फॉर्मूला कितना, x हो गया, और टोटल आपका 0 टू l। अब लिमिट कैसे लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टोटल लेंथ अपना से बेटा l हो गई। टोटल लेंथ कितनी, l अपना से, ये टोटल लेंथ हो गई। अब आप बताइए अगर हमें मास कैलकुलेट करना है, तो यहां से अगर मैं यहीं पे कहें कि भाई टोटल मास कितना होगा, टोटल मास हमें कैलकुलेट करना है, तो टोटल मास देखो। अभी हमने कहा कि यहां से लेकर के यहां तक कितने डिफरेंशियल एलिमेंट कट किए, बहुत सारे। उनमें से आपने जनरल x से एक dx का छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट्रिया कट किया, और इस dx के डिफरेंशियल एलिमेंट्रिया में डिफरेंशियल मास कितना बेटा, dm। डिफरेंशियल मास dm मतलब इतना छोटा सा पार्ट जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं, दिस इज कॉल्ड आपका dx। और इस dx में कितना मास है, dm। तो ऐसे कितने dx होंगे,
बहुत सारे, तो ऐसे कितने डीएम होंगे, बहुत सारे डीएम 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 डीएम, बहुत सारे डीएम होंगे। तो एक डीएम को पकड़ के हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल मास अपना से कितना, इंटीग्रल ऑफ अपना से डीएम, और टोटल इंटीग्रेशन डीएम कितना, एम। या हम ऐसे कह सकते हैं कि बताइए टोटल एल लेंथ में कितना मास स्टोर्ड है बेटा, बोलो टोटल एल लेंथ में कितना मास स्टोर्ड है, एम। तो एक यूनिट लेंथ में कितना होगा, एम बाई एल, यही तो लीनियर मास डेंसिटी हो गई लैम्डा। तो कितनी लेंथ हो चाहिए हमें, dx लेंथ में मास चाहिए, तो dx लेंथ में कितना मास होगा, m बाई एल इंटू dx, यही तो डिफरेंशियल मास आपका dm आ गया। dm का मतलब dx लेंथ में कितना मास स्टोर होगा, तो यूनिट लेंथ में कितना, m, यूनिट वो एल लेंथ में कितना बेटा, m, यूनिट लेंथ में कितना, m बाई एल, तो dx लेंथ में कितना, m बाई एल इंटू dx, क्या हो गया, dm। अब यहां पर चाहो तो dm की वैल्यू पुट कर दो, कितनी, m बाई एल इंटू अपॉन से dx, तो m बाई एल कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन कितना, dx, लिमिट लगा दो 0 to l, तो m बाई एल कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dx कितना हो गया बेटा, x हो गया, लिमिट लगा दी 0 to l, तो यहां से m बाई एल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, l से l क्या हो गया, कैंसिल, देखिए टोटल मास अपना सेम आ गया। तो इस तरीके से हम टोटल मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बेटा, उसके बाद हम एक और एग्जांपल की बात कर रहे हैं। जैसे हमारे पास कोई एक सर्कुलर रिंग है, क्या है बेटा, सर्कुलर रिंग, ठीक है ना, सर्कुलर रिंग, और इस सर्कुलर रिंग का मास सेम है और रेडियस बेटा r है, ठीक है ना। सर्कुलर रिंग का मास कितना, m, और रेडियस r। दिस इज आपका सर्कुलर रिंग, ये आपका देखो सर्कुलर रिंग हो गई, और इसका मास सेम रेडियस r है। तो अब आपको ये बताना है कि इस पूरे रिंग का मास किसमें स्टोर्ड है बेटा, लेंथ में। देखिए पूरे सर्कमफ्रेंस में स्टोर्ड है 2 पाई l लेंथ में। तो आप बताइए कौन सी डेंसिटी की बात करेंगे, लीनियर मास डेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है ना, लैम्डा की बात करेंगे। तो आप सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि इस सर्कुलर रिंग का मास है रेडियस r, तो इसका एरिया कैलकुलेट करना है बाय इंटीग्रल मेथड। आपसे पूछा जाए फाइंड अपना एरिया, ठीक है ना, फाइंड अपना एरिया, आपको एरिया कैलकुलेट करना है बाय इंटीग्रल मेथड। इंटीग्रल मेथड से हमें एरिया कैलकुलेट करना है, तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई, ये सबसे पहले बेटा ये देखो कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, कंटीन्यूअस या डिस्क्रीट। तो इसमें बताइए कैसा हो रहा है, कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और मैंने अभी आपको बताया कि होल फिजिक्स में जब भी कोई मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंटीन्यूअस है, आप ऐसा विजुलाइज करिए कि हमारे पास एक प्यारी सी कैंची है, और कैंची से बताइए यहां से लेकर यहां तक पूरी अपना से बताओ कितने डिफरेंशियल एलिमेंट क्रिएट करने को विजुलाइज कर सकते हैं, ढेर सारे डिफरेंशियल एलिमेंट क्रिएट करने को विजुलाइज कर सकते हैं। आपने क्या किया कि इस पूरे सर्कमफ्रेंस में तो कैंची से ऐसे देखो कट करेंगे, तो आपने क्या किया, यहां से जब डिफरेंशियल एलिमेंट यहां से कट करना स्टार्ट करेंगे, तो इसमें एक साथ बेटा 2 वेरिएबल्स होंगे। अगर आपने यहां से कट करना चालू किया बेटा, स्टार्ट किया, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो एक तो एंगल देखिए वेरी कर रहा धीमे धीमे, थीटा की वैल्यू वेरी कर रही है, थीटा बताओ 0 से लेकर के कितना 2 पाई तक वेरी करेगा, और एक आर्क वेरी करेगा, मतलब डीएल लेंथ वेरी करेगा, आर्क वेरी करेगा। मतलब यहां से जैसे ही कैंची चलाना स्टार्ट करेंगे, तो इसमें 2 वेरिएबल होंगे, एक क्या बेटा एंगल, देखो थीटा वेरी कर रहा है, और एक डीएल 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 आर्क वेरी करेगा, लेंथ वेरी करेगा। तो उनमें से एक जनरल वैल्यू कहूं कि आपने थीटा से एक डी थीटा का एक छोटा सा डिफरेंशियल रेडियस पर फिक्स हो गई, एक छोटा सा ये डीएल का डिफरेंशियल एलिमेंट क्रिएट किया, और इसका मास कितना बेटा डीएल। मतलब ये आपने एक छोटा सा डीएल का डिफरेंशियल एलिमेंट क्रिएट किया, इसको थोड़ा सा हम जूम करके थोड़ा सा इधर देखिए बड़ा बना देते हैं, ठीक है ना, इसको हम थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं समझाने के लिए। ये एंगल कितना डी थीटा, रेडियस कितना आर, लेंथ कितना डीएल, मास कितना डीएल। अब आप बताइए कि इस डीएल लेंथ में कितना मास स्टोर है, डीएम। अगर हम डीएम कैलकुलेट करें तो बताओ पूरा लेंथ कितना बेटा 2 पाई आर, तो हम यहां से कह सकते हैं 2 पाई आर लेंथ में कितना मास स्टोर है बेटा m, तो एक यूनिट लेंथ में कितना होगा m अपॉन 2 पाई आर। तो बेटा यहां से डीएल लेंथ में कितना मास स्टोर होगा m अपॉन 2 पाई आर इंटू कितना डीएल, और यही तो डिफरेंशियल मास आपका डीएम हो गया। डीएम की वैल्यू आपको से बेटा याद। अब यहां पर 2 वेरिएबल है, एक डी थीटा और एक डीएल, तो चाहो तो डीएल को डी थीटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या ऐसे ही बना लेते हैं। चलो मैं एंगल के टर्म्स में लिख लेता हूं, देखो एंगल इक्वल टू अपना से बेटा क्या होता है आर अपॉन कितना रेडियस, तो डीएल की वैल्यू यहां से कितनी आर डी थीटा, चाहो तो पुट अप कर सकते हो। तो चलो यहां पर अगर करें तो डीएम की वैल्यू यहां से कितनी हो गई m अपॉन कितना 2 पाई आर, और डीएल कितना बेटा आर डी थीटा, एक आर से आर क्या हो गया कैंसिल, तो डीएम की वैल्यू देखो डी थीटा के टर्म्स में आ गई।
एंगल के टर्म्स में आ गया। अब आप बताओ कि अगर हमें टोटल एरिया निकालना है तो हमने जो थीटा से डी थीटा का जो डिफरेंशियल एलिमेंट कट किया था, तो इसमें बताओ यहाँ पर दिस इज आपका इसका एरिया कितना हुआ, डिफरेंशियल एरिया डीए। अगर आपसे कहा जाए कि भाई यहाँ से डिफरेंशियल एरिया कितना बेटा डीए, और डीए की वैल्यू आपका से कितनी होगी, हाफ आर स्क्वायर इनटू आपका से डी थीटा। ये मैं पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं कि कभी भी किसी सेक्टर का एरिया, एंगल वाले कंसेप्ट बता चुका हूं कि जब भी इस टाइप का कोई सेक्टर बने तो इसको बोलते हैं सेक्टोरियल एरिया। तो बेटा सेक्टोरियल एरिया बताओ डीए कितना होगा, हाफ आर स्क्वायर इनटू डी थीटा, और डी थीटा बताओ कितना, चाहो तो एंगल के टर्म्स में, तो ऐसे कितने डीए होंगे, देखो ढेर सारे डीए 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 ढेर सारे डीए होंगे। तो अगर हम टोटल एरिया कैलकुलेट करें तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ आपका से कितना डी, तो यहां से कितना आएगा, हाफ आर स्क्वायर इनटू कितना डी थीटा। तो बेटा कांस्टेंट बाहर निकाल लो, हाफ आर स्क्वायर कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन कितना डी थीटा। अब देखिए थीटा के साथ वेरिएबल है, चाहो तो लेंथ के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, हमने थीटा के टर्म्स में लिखा, ठीक है ना। अब आप बताओ कि यहां से यहां तक कितना एंगल वेरिएबल है, थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के कितना 2 पाई तक जाएगा। तो आपने यहां से लिमिट लगा दी 0 से कितना 2 पाई, तो बेटा यहां से कितना हो गया, हाफ आर स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ डी थीटा कितना थीटा, और लिमिट लगा दी बेटा 0 से 2 पाई, तो यहां से हो गया आर स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 पाई माइनस 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया बेटा पाई आर स्क्वायर। मतलब इस सर्कुलर रिंग का जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर के इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है ना। कितना आ गया बेटा पाई आर स्क्वायर के इक्विवेलेंट हो गया। अगर इसका मास निकालिए तो बताओ ऐसे कितने डीएल होंगे, बहुत सारे डीएल होंगे, ऐसे कितने आपका डीएम होंगे, डीएम 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 बहुत सारे डीएम होंगे। तो अगर हमें इसका टोटल मास अगर कैलकुलेट करना है, चलिए मैं यहां कर लेता हूं, टोटल मास अगर कैलकुलेट करना है तो एम की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, इंटीग्रल ऑफ डीएम, तो इंटीग्रल डीएम, डीएम कितना बेटा बोलो, एम डी थीटा अपॉन कितना 2 पाई, ये आ गया, कांस्टेंट बाहर निकाल लो, तो m अपॉन 2 पाई कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ डी थीटा, और थीटा की लिमिट बताओ 0 से कितना 2 पाई, 0 से 2 पाई बेटा आपने लिमिट लगा दी, यहां से m अपॉन कितना 2 पाई, इंटीग्रल डी थीटा कितना हो गया थीटा, और यहां से लिमिट लगा दी 0 से 2 पाई, तो यहां से हो गया m अपॉन 2 पाई, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो टोटल मास कितना m। यह ये आगे चल के होल फिजिक्स में आगे इस टाइप के कंसेप्ट यूज होंगे, तो पहले सीख लीजिए कि भाई डिफरेंशियल एलिमेंट्रिया कट कर कैसे करते हैं, डिफरेंशियल एलिमेंट्रिया कट करने का विजुलाइज कैसे करते हैं, वो सारी चीजें अभी यहां पर सीख लीजिए। पूरा का पूरा होल फिजिक्स में, चाहे वो मैकेनिक्स की बात करें, चाहे अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात, हर जगह अपने कहीं भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, किसी का डिस्ट्रीब्यूशन भी कंटिन्यूअसली अगर हो रहा है तो हम क्या करेंगे, कैंची से डिफरेंशियल एलिमेंट्रिया कट करने का विजुलाइज करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब उसके बाद हम लोग एक एग्जांपल और कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास कोई एक प्लेट है, एक कोई थिन प्लेट है, कौन सी बेटा थिन प्लेट, मतलब पूरा का पूरा मास जो है उसके एरिया में स्टोर है। लेट अस सपोज हमने यहां पर ये कहा कि दिस इज अपना से एक्स कोऑर्डिनेट इज दिस एंड y कोऑर्डिनेट इज दिस, और ये हमारे यहाँ पर इस तरीके से थिन आपका से प्लेट हमने यहाँ पर देखिए इमेजिन किया हुआ है, दिस इज आपका से प्लेट, ये थिन प्लेट है, और इस प्लेट का लेंथ l है, और इसका विड्थ हमने b ले लिया, मास बेटा m है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है, लेंथ l और विड्थ आपका से b है, इसका एरिया कितना होगा, तो एल्जेब्रिकली आप तुरंत आंसर देंगे कि भाई एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ मतलब l इंटू b, इसका एरिया होगा। लेकिन हमें ऐसे एरिया नहीं निकालना है, हमें इंटीग्रल का यूज करके, कैलकुलस का यूज करके हमें इसका एरिया निकालना है कि भाई l इंटू b कैसे होगा। आपको फाइंड एरिया, ध्यान से सुना, फाइंड अपॉन एरिया मतलब एरिया हमें कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग कैलकुलस, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले ये देखिए कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो बेटा पूरा का पूरा मास का डिस्ट्रीब्यूशन किसमें हो रहा है, सरफेस में हो रहा है, थिन है, इसका थिकनेस टेंड्स टू कितना 0, तो पूरा मास का डिस्ट्रीब्यूशन किसमें हो रहा है, सरफेस में हो रहा है, एरिया में। तो हम बताइए कौन सा, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, सरफेस मास डेंसिटी की बात करेंगे, सिग्मा इक्वल टू m बाई a की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हमने ये देख लिया कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, तो आपको क्या करना है, आप मैंने क्या बताया कि जब भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन
कंटिन्यूअस है, तो आप ऐसा विजुलाइज करिए कि हमारे पास एक प्यारी सी एक कैंची है और कैंची से बताओ क्या करेंगे, ढेर सारे डिफरेंशियल एलिमेंट कट करने का विजुलाइज करेंगे। तो आप अब की बार कैंची छोड़िए, चलिए हमारे पास एक बढ़िया से चाकू है, ठीक है ना, एक नाइफ है, चाकू है, तो चाकू से देखिए अब हमें यहां पर इस पूरी प्लेट को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना है। तो देखो कट करने का जरा आइडिया क्या है, जरा ध्यान से सुनना, देखो कैसे करें। आपके पास एक चाकू है, तो चाकू को देखिए पहले तो स्टेप्स ऐसे कट करेंगे स्लाइस टाइप में, पतली पतली आपका से पट्टियां ये स्टेप जाएगी कट होंगी, लेकिन ऐसी आपका ये तो बड़ी बड़ी हो जाएगी, हमें तो छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट कट करना है। तो पहले चाकू ऐसे चलाएंगे दिस वन, और उसके बाद फिर चाकू ऐसे चलाएंगे, फिर आप देखेंगे पतले पतले पीसेस आपका कट करके बाहर निकलने लगेंगे, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, पहले तो इधर से आपना से बताओ पतली पतली स्ट्रिप कट करेंगे, तो आपने एक जनरल x से आपने यहां पर एक dx का डिफरेंशियल एलिमेंट कट किया। बेटा देखो मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, इतना बड़ा होगा नहीं, ठीक है ना, ये समझाने के लिए। ये dx का एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट है, ये आपने कट किया। ऐसी कितनी स्टेप्स होंगी, बहुत सारी dx 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 बहुत सारी स्टेप्स होंगी, लेकिन हमें तो छोटा सा पार्ट निकालना। फिर चाकू देखिए कैसे चलाएंगे, फिर ऐसे चलाएंगे, दिस वन इस तरीके से चलाएंगे, देखो। तो ऐसे हमने कहा एक जनरल y से आपने यहां पर कितना dy का एक छोटा सा बिट का एक डिफरेंशियल एलिमेंट कट किया। ये पार्ट आपने ऐसे कितने पीसेस होंगे, बहुत सारे, तो इसकी ये वाली बिट कितनी बेटा dx और ये वाली बिट कितना dy। तो एक छोटा सा ये, चलिए मैं बड़ा थोड़ा सा जूम करके बड़ा बना देता हूं, ये लेंथ कितनी dx, ये कितना dy, और इसका डिफरेंशियल एरिया कितना बेटा dA। अब आप बताओ ऐसे कितने dA होंगे, बहुत सारे dA होंगे, dA कितना dx इंटू dy। अब ऐसे कितने dA होंगे, बहुत सारे dA होंगे, ढेर सारे डिफरेंशियल एलिमेंट दिया होंगे। अब बताओ एक dA को पकड़ के हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए किसका यूज करेंगे, सिग्मा इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो टोटल एरिया बताओ कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ आपका से कितना dA, तो यहां से बेटा इंटीग्रेशन dA कितना dx इंटू dy। यार अब याद रखिए बेटा इस टाइप के प्रॉब्लम में यहां पर दो वेरिएबल्स हैं, एक तो x वेरिएबल और दूसरा y वेरिएबल। तो हम यहां पर डबल इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं। तो डबल इंटीग्रेशन हमने यूज किया, तो यहां से इंटीग्रल ऑफ dx और इंटीग्रेशन ऑफ कितना dy, ठीक है ना, डबल इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं। तो x की लिमिट बताओ कहां से कहां तक जाएगी, x इक्वल टू 0 से लेकर कितना टोटल लेंथ कितना l, तो लोअर लिमिट x इक्वल टू कितना 0 और अपर लिमिट x इक्वल टू कितना बेटा l हो गया। अब देखिए y कहां से कहां तक वेरिएबल है, y इक्वल टू 0 से लेकर कितना b, तो लिमिट यहां से लगा दी, y इक्वल टू 0 से लेकर के y इक्वल टू b तक इंटीग्रेशन dx कितना हो गया बेटा x हो गया, लिमिट लगा दी 0 टू l, इधर कितना इंटीग्रेशन dy कितना y, लिमिट लगा दी 0 टू b। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहां से कितना हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना बेटा l इंटू b, ये इसका आंसर आ गया। मतलब इसका जो इस तरीके से डिफरेंशियल एलिमेंट कट करके इंटीग्रल का यूज करके हम टोटल एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, हम मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बताओ इसका मास कितना बेटा dm। अब ऐसे कितने मास होंगे, dm बहुत सारे मास होंगे, एक dm को पकड़ क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, तो टोटल मास कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका समझ में आ गया। इसी तरीके से हम चलिए वॉल्यूम की बात करें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्यूब है, सॉलिड क्यूब है। अब उस सॉलिड क्यूब को मास m है, उसका लेंथ l, विड्थ b और हाइट h है। अब उसका हमें वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है बेटा, वॉल्यूम निकालना है। उसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, तो आंसर कितना होगा l इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट कर देंगे। लेकिन आपको कहा गया कैलकुलस का यूज करना है, तो बेटा मास बताओ किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसमें कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस में भी किसमें स्टोर हो रहा है, वॉल्यूम के अंदर। तो बताइए कौन सी डेंसिटी की बात करेंगे, वॉल्यूम मास डेंसिटी की बात करेंगे। खैर अब आप बताइए उसमें जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, तो बताइए चाकू कैसे चलाएंगे। अब चाकू चलाने का तरीका क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्यूब की जगह मैं एक फॉर एग्जांपल एक जैसे एक पनीर का एक पीस हाफ केजी आप पनीर मार्केट से लेके आइए और पनीर का एक पीस लेके आइए हाफ केजी का, तो आप बताइए मास का डिस्ट्रीब्यूशन किसमें है बेटा, वॉल्यूम के अंदर है। तो कौन सा कंटिन्यूअस है डिस्क्रीट,
कंटिन्यूअस। तो आप बताइए उसमें आप कैसे चाकू कैसे चलाते हैं? आपको बोला जाए कि भैया इस पनीर के पीसेस करना है, तो बेटा कैसे करते हैं? देखो पहले तो एक बार ऐसे चाकू कट करते हैं, ठीक है ना, कर दिया, पतले पतले अपना से ये स्लाइस अपना से बनने लगे, स्ट्रिप्स बनने लगे। उसके बाद एक बार चाकू ऐसे कट किया और फिर एक बार ऐसे किया, इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि पहले तो हमने चाकू ऐसे चलाया एक्स एक्सिस में, फिर हमने चाकू चलाया वाई एक्सिस में और फिर जेड एक्सिस में, इस तरीके से। तो छोटे छोटे पीस कट करके बाहर निकलने लगते हैं। तो उसका एक का लेंथ कितना dx और विड्थ कितना dy और फिर कितना dz। तो बताओ डिफरेंशियल वॉल्यूम कितना होगा? dx इंटू dy इंटू dz और फिर अपना से एक dv आया। और ऐसे कितने dv होंगे? बहुत सारे डिफरेंशियल वॉल्यूम होंगे, dv dv dv। तो बताइए टोटल निकालने के लिए क्या कर दो? एक dv को पकड़ क्या कर दो बेटा? इंटीग्रेट कर दो, तो टोटल वॉल्यूम अपना से इस तरीके से आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम चाहे मास का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ में हो रहा हो, चाहे मास का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में हो रहा हो, या मास का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में हो रहा है, बस आपको ये देखना है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन अगर कंटिन्यूअसली हो रहा है तो वहां पर चाकू चलाने का स्टाइल क्या होगा, कैंची चलाने का स्टाइल क्या होगा, वो आपको पता होना चाहिए। तो आसानी से आपको मैकेनिक्स जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर 1% बेटा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि यही सारे कंसेप्ट सबसे ज्यादा मैकेनिक्स में जो यूज होता है वो कैलकुलस वाला पार्ट यूज होता है। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सबसे ज्यादा यूज होता है। तो ये तो बहुत ही स्ट्रांगली अगर आपको आ गए और एक बार इंटरेस्ट आ गया तो बेटा आगे 1% कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद चलिए मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल और देता हूं। अब मैं एग्जाम्पल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी ले सकता हूं और ग्रेविटेशन का भी ले सकता हूं। चलिए मैं ग्रेविटेशन की बात कर रहा हूं, जो 11th वाले बच्चे जो देख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। आपने बहुत ही बेसिक 9th 10th स्टैंडर्ड में कंसेप्ट पढ़ते हैं कि भाई अगर दो मासेस हैं, पॉइंट मासेस हैं m1 m2, उनके बीच का डिस्टेंस कितना बेटा r। आप ये कंसेप्ट पढ़ते हैं कि एक मास पॉइंट मास से बेटा m1 और एक मास आपका m2 है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना r। तो इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है F की वैल्यू आपका इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा? Gm1 m2 अपॉन कितना r² होता है। बस अभी आप इतना याद कि ये तो जो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मास। अगर ये m1 पॉइंट मास है और एक m2 पॉइंट मास है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना r। तो इन दो पॉइंट मासेस के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो यहां पर कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपके पास होता है। तो F इक्वल टू कितना Gm1 m2 by r²। ये मेरे ख्याल से सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा और ये सभी को कंसेप्ट पता होगा। अब हम यहां पर फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मास। ये तो किसके लिए वैलिड है? पॉइंट मास के लिए वैलिड है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया चलिए मैं यहां पर देख लेता हूं कि एक मास, एक पॉइंट मास ये है आपका, ध्यान से सुनना, एक पॉइंट मास ये है यहां पर स्मॉल है, और इधर बेटा एक आपका से रॉड है, एक थिन रॉड यहां पर रखी हुई। थिन रॉड की पोजीशन हमने यहां पर ली, दिस इज आपका से थिन रॉड, दिस इज थिन रॉड, और इसका मास कितना कैपिटल M, लेंथ कितना L। यहां पर इसका लेंथ आपका से बेटा L हो गया, ठीक है ना, ये लेंथ L हो गया। और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस आपका से D है, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना बेटा D, और ये लेंथ L। रॉड का मास कैपिटल M है और ये पॉइंट मास स्मॉल m है। आपसे पूछा जाए इस रॉड और पॉइंट मास के बीच फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। बताइए आपका से ग्रेविटेशनल फोर्स आपका से कितना होगा, F की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा कि भाई अगर यूनिवर्स में जितनी भी बॉडी है, हर बॉडी एक दूसरे को क्या करती है बेटा? अट्रैक्ट करती। कौन सा? किस फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से। F इक्वल टू Gm1 m2 by r²। हालांकि वीक आपका नेचर का सबसे वीक फोर्स होता है ड्यू टू द रीजन ऑफ कैपिटल G। कैपिटल G की वैल्यू बहुत कम होती है। कितनी होती है? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर के इक्विवेलेंट होती है। तो इसलिए नेचर का सबसे जो वीक फोर्स होता है वो कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब हम यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सबके बीच आपका ये फोर्स लग रहा है, लेकिन ये फोर्स महसूस नहीं कर पाते क्योंकि सबसे वीक फोर्स होता है। इसकी वैल्यू कितना, ऑर्डर देखिए, कैपिटल G की वैल्यू कितनी बताई बेटा?
6 कैपिटल जी की वैल्यू आप पास कैवेंडिश नाम के बंदे ने टॉर्शनल बैलेंस के द्वारा इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। खैर ये सारी बातें अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये आगे चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा तो वहां पर आपको डिस्कस करेंगे। तो आपको बस इतना याद रखो कि ये फॉर्मूला पॉइंट मास के लिए वैलिड है। अब मैंने कहा यहां तो रॉड है और ये क्या है, पॉइंट मास है। अब इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लें। तो आप देखिए, फिर मैं वही बात कर रहा हूं कि फिजिक्स में सबसे पहले देखिए मास का डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो बेटा पॉइंट मास, खुद ही एक पार्टिकल मतलब जिसका मास कैसा हो, फाइनाइट मास हो बट साइज टेंड्स टू 0, दैट इज कॉल्ड पार्टिकल। ये बेटा रॉड है और इस पूरे रॉड का मास देखो कहां, पूरा लीनियरली फैला हुआ है, लेंथ में स्टोर्ड है, मतलब लीनियर मास डेंसिटी की बात करेंगे तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला तो लगा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि ये तो पॉइंट मास के लिए पहले, यहां पर तो एक रॉड है। तो आप क्या करेंगे, आप हमने अभी बताया कि जब भी कोई मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअसली, अगर आपका कंटिन्यूअसली फैला है तो आप ऐसा विजुलाइज करिए कि हमारे पास एक प्यारी सी कैंची है। तो कैंची से बताइए यहां से लेकर यहां तक कितने डिफरेंशियल एलिमेंट कट करने का विजुलाइज कर सकते हैं। ढेर सारे डिफरेंशियल एलिमेंट कट करने का विजुलाइज कर सकते हैं। तो उनमें से जो हमने ढेर सारे डिफरेंशियल एलिमेंट कट करने का विजुलाइज किया है उनमें से एक जनरल, क्योंकि इसी की वजह से निकालना है बेटा मास, इसी की वजह से फोर्स निकालना है, तो यहीं से हमने एक जनरल कहा कि x से आपने बेटा यहां पर कितने का, एक dx का एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट कट किया। कितनी लेंथ से बेटा, यहां पर एक जनरलाइज कर दिया कि x से एक dx का एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट कट किया और इस dx के डिफरेंशियल एलिमेंट में मास कितना बेटा dm। अब dm क्या हो गया, dm बहुत छोटा सा पार्टिकल हो गया, बहुत स्मॉल मतलब मास हो गया। dm मतलब डिफरेंशियल मास, इनफिनिटेसिमली स्मॉल मतलब बहुत छोटा हो गया। अब आप बताइए ये m और ये कितना dm, इसके लिए तो फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा, लेकिन ये m और ये कितना dm, तो इसके लिए टोटल तो नहीं आया अभी तो कौन सा फोर्स आया, डिफरेंशियल फोर्स, बहुत छोटा फोर्स आया। अब यहां से लेकर यहां तक कितने dm होंगे, बहुत सारे dm होंगे। तो बताओ एक dx के लिए, एक dm के लिए और मास के बीच फोर्स कितना बेटा df, और ऐसे कितने df होंगे, बहुत सारे। तो ऐसे कितने df होंगे, बहुत सारे df। तो पहले एक df को निकालो। तो डिफरेंशियल फोर्स जरा देखो ध्यान से, अगर आपसे कहा जाए कि डिफरेंशियल फोर्स कैपिटल G स्मॉल m इनटू कितना dm अपॉन, देखो gm dm अपॉन कितना m और dm के बीच का डिस्टेंस कितना x, तो ये हो गया बेटा x², ये हो गया, ये हो गया। अब हमें सबसे पहले ये तो df आ गया, दिस इज द डिफरेंशियल फोर्स, हमें dm और निकालना पड़ेगा। dm देखो कैसे कैलकुलेट, dm मास कितनी लेंथ में है, dx लेंथ में मास कितना dm। तो सॉल्व करने का देखो तरीका क्या है, कैपिटल M मास जो है वो कितनी लेंथ में बेटा बोलो, L लेंथ में, कितनी लेंथ में, L लेंथ में, कितना मास बेटा बोलो, L लेंथ में, बताओ कितना मास स्टोर्ड है, कैपिटल M, तो एक यूनिट लेंथ में कितना होगा, m/l होगा। तो कितनी लेंथ हम चाहिए, dx लेंथ में, तो dx लेंथ में बेटा कितना होगा, m/l इनटू कितना dx, यही तो डिफरेंशियल मास बेटा dm हो गया। दिस इज द डिफरेंशियल मास dm। जरा वैल्यू पुट करते हैं, तो डिफरेंशियल फोर्स df इक्वल टू यहां से कितना होगा, g स्मॉल m और dm कितना, g स्मॉल m अपॉन कितना x² और dm कितना बेटा m/l इनटू कितना dx। अब ऐसे कितने dm होंगे, बहुत सारे dm बहुत सारे होंगे। तो एक dm की वजह से और m की वजह से डिफरेंशियल फोर्स df है, तो ऐसे कितने df होंगे, बहुत सारे। तो एक टोटल फोर्स अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल ऑफ df करना पड़ेगा। तो देखिए df की वैल्यू हमें पता है कितनी, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कितना बेटा x² इनटू l इनटू कितना dx आ गया। अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, तो कांस्टेंट कितना है, gmm अपॉन कितना बेटा l और इंटीग्रेशन ऑफ कितना 1 अपॉन x² इनटू dx, ये आ गया। तो x को ऊपर ले जाए तो x की पावर -2 इनटू dx लिख सकते हैं बेटा, और x की लिमिट बताओ कहां तक, x मतलब यहां पर डिफरेंशियल एलिमेंट को यहां से कट करना चालू किया, तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी, पहले इनिशियल लोअर लिमिट कितनी होगी, x इक्वल टू d, और यहां से इसका एरो कहां तक जाएगा, यहां तक डिफरेंशियल एलिमेंट कट करेंगे। तो अब x की वैल्यू बताओ कितनी होगी, d प्लस है, मतलब आप वहां से x इक्वल टू d से लेकर के कितना d प्लस है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप यहां से डिफरेंशियल एलिमेंट कट किया बेटा, तो बताओ पहले x किसके बराबर होगा, d, और यहां तक जाएगा, इसका एरो कहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा बेटा। तो बताओ अब x की वैल्यू कितनी होगी, d प्लस l होगी। तो बताओ लोअर लिमिट कितनी होगी बेटा d, और अपर लिमिट बताओ कितनी होगी
x इक्वल टू कितना d प्लस एल, ये अपर लिमिट होगी। अब यहां पर देखो सॉल्व कर लो इसको, तो जी एम एम अपॉन कितना एल, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, क्या बताया था बेटा, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो माइनस टू प्लस वन कितना होगा यहाँ पर, x की पावर कितना माइनस वन अपॉन कितना बेटा माइनस वन, और लिमिट लगा दी d से लेकर के कितना d प्लस है, माइनस का हो तो बाहर निकाल लो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस जी एम एम अपॉन कितना एल, और x की पावर माइनस वन को वन बाई एक्स लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना, ये d और ये कितना d प्लस है, ये आ गया। अब यहां से देखो माइनस का जी एम एम अपॉन एल इंटू ब्रैकेट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितना होगा d प्लस एल, माइनस का वन अपॉन कितना बेटा d, ये आ गया। चाहो तो इस माइनस को अंदर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो अब बताइए यहां से फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो फोर्स ये आ जाएगा जी एम एम अपॉन कितना एल इंटू ब्रैकेट में, ये माइनस आ गया ये प्लस आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वन अपॉन डी माइनस का वन अपॉन कितना डी प्लस एल, ये इसका आंसर आ गया। मतलब इन दोनों के बीच ये फोर्स आपको से बेटा लगेगा। चाहो तो इसको और थोड़ा सॉल्व कर लें, तो एफ की वैल्यू यहां से होगी जी एम एम अपॉन एल इंटू ब्रैकेट में देखो एलसीएम ले लेंगे d इंटू डी प्लस एल, एलसीएम ले लिया तो कितना आया ऊपर, ये आ गया d प्लस एल माइनस का d आ गया, एक d से d क्या हो गया कैंसिल, और एक एल से एल कैंसिल इधर हो गया बेटा, ठीक है ना। चलिए मैं डायरेक्ट कर देता हूं, तो f की वैल्यू यहां से आंसर कितना हो गया जी एम एम अपॉन d इंटू ब्रैकेट में कितना d प्लस एल, ये आंसर आ गया। देखो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, F इक्वल टू कितना जी एम एम अपॉन डी इंटू ब्रैकेट में कितना d प्लस एल, ये आंसर आ गया। अब आप सोचिए, अब थोड़ा सा याद करने का मैं तरीका बताऊं, इसको डायरेक्ट भी बहुत सारे बच्चे याद रखते हैं इस फॉर्मूले को, बहुत बार ये एग्जाम में, यही एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, मेडिकल में पूछा जा चुका है, नीट में आपका से पूछा जा चुका है, ठीक है ना, ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। अब ऐसे इसी कंसेप्ट को रिलेट करते हुए मैं बहुत सारे बातें कर सकता हूं, जैसे इस रॉड को, इस वायर को हम यहां पर क्या करते हैं, इसको हम ऐसे टिल्ट कर दें, इस मास पे यहां रख दें। अब आपसे पूछा जाए बताओ इन दोनों के बीच फोर्स कैसे निकालेंगे, यही कंसेप्ट सेम कंसेप्ट लगेगा। आपसे पूछा जाए बताओ कि अब इसमें पोटेंशियल पूरा का पूरा 12th में बहुत सारी चीजें आपका डिस्कस कर सकते हैं, तो अभी तो केवल बेटा कंसेप्ट समझिए कि एक्चुअल कंसेप्ट क्या है। अब मैं इसी फॉर्मूले में अगर मैं इस पूरी की पूरी रॉड को पॉइंट मास ले लूं, मतलब एल देखो, अगर मैं पूरी की पूरी रॉड को पॉइंट मास ले लूं मतलब एल टेंड्स टू कितना जीरो, अगर एल इक्वल टू जीरो नहीं, एल टेंड्स टू जीरो, तो अगर डी के कंपेयर में एल की वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है, मतलब आप वहां से एल टेंड्स टू जीरो, तो ओवरऑल बताओ क्या हो जाएगा, डी प्लस एल कितना हो जाएगा डी, तो डी इंटू डी कितना डी स्क्वायर, तो बताओ एफ इक्वल टू कितना जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। देखिए वही तो फॉर्मूला आ गया पॉइंट मास वाला। एक बार फिर से देखिए कि अगर इस रॉड को हम यहां पर बहुत छोटा कर दें, मतलब कंसंट्रेट कर दें, मतलब एल टेंड्स टू कितना, एल टेंड्स टू कितना जीरो, तो बताओ यहां पर डी प्लस एल टेंड्स टू आपका से कितना, एल टेंड्स टू जीरो, तो बेटा टेंड्स टू कितना हो डी, तो ये डी हो जाएगा, और डी इंटू डी कितना डी स्क्वायर, मतलब ये दो पॉइंट मास के बीच का डिस्टेंस कितना डी, तो बेटा एफ इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना डी स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसी तरीके से जो बच्चे ड्रॉपर बच्चे 12th पास आउट वाले, या जो 12th में जिन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया है, उनके लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि वहां पर क्या होता है बेटा, जैसे ये यहां पर मास होता है, वहां पर क्या होता है चार्ज, देखो q1 q2 डिस्टेंस आ, तो फोर्स की वैल्यू वहां पर कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई कितना r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। बस मास की जगह क्या कर दिया हमने, चार्ज कर दिया, और कैपिटल जी की जगह कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी ये मत पूछे कहां से आया कैसे आया, कोई टेंशन लेने की, आपको पढ़ाया जाएगा आगे। अगर यही सेम प्रॉब्लम होता कि एक चार्ज ये है और यहां से एक रॉड रखा हुआ है, थिन रॉड, इस पर चार्ज कितना कैपिटल क्यू, लेंथ कितना एल, और ये वाली डिस्टेंस कितना बेटा डी है। अब बताइए फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, यही सेम आंसर आ गया। कैपिटल जी की जगह बताओ क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/4 कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन डी इनटू ब्रैकेट में कितना डी प्लस एल, ये देखिए आंसर ये आ गया, सेम आंसर आ गया। मतलब अगर हम यहां पर बेसिक्स क्लियर करते हैं तो यही चीज आपको पूरे के पूरे मैकेनिक्स में काम आएगी, और यही बेटा मतलब 11th में काम आएगी, और यही सारी चीजें 12th में भी काम आएंगी, इलेक्ट्रिसिटी में काम आएंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगी काम आएंगी,
होल फिजिक्स में काम आने वाले कंसेप्ट तो यही है ना, तो इनको बेटा बहुत अच्छे से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हमारा इंटीग्रल पार्ट आपका कंप्लीट होता है, बहुत अच्छे से देखें। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को अपने पहुंचाइए। तो अगला जो वीडियो आएगा और एनर्जेटिक आएगा, क्योंकि आपसे जब ये सारे काम करते हैं तो वहां से आपको एनर्जी मिलती है, और अगर एनर्जी मिलेगी तो जाहिर सी बात है अगला वीडियो और अच्छा।